वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। हमने एक इको में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने आपको फर्स्ट डे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या बताया था। एक बार चैप्टर को लिंक करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स all the transaction, all the economic transaction. कौन से transaction? Economic transaction between resident of a country and rest of the world during a given period of time. ये definition थी जिसमें हमने economic transaction का मतलब पढ़ा था। economic transaction are of 4 types. कौन कौन सी है वो? Visible, invisible, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, राइट। फिर हमने पढ़ा था बीओपी जो है, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, वो बीओपी में दोनों जगह इफेक्ट करती है। बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो अकाउंट में एक डेबिट भी होता है और एक क्रेडिट भी होता है। हर ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट होगा। डेबिट कब होता है? जब आउटफ्लो हो, और क्रेडिट कब होता है? जब इनफ्लो हो। विजिबल में इनफ्लो कब होगा? जब हम विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे इनफ्लो होगा, इनकम होगी, वो क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। और जब भी हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो आउटफ्लो होगा पैसे का, वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। ऐसे ही इनविजिबल का, ऐसे ही यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब गिफ्ट हम बाहर भेज भी सकते हैं और बाहर से रिसीव भी कर सकते हैं। अगर बाहर भेज रहे हैं तो वो आउटफ्लो है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और अगर गिफ्ट आ रहा है तो वो इनफ्लो है, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। सिमिलरली कैपिटल ट्रांसफर में आता है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट क्रेडिट साइड में आएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आएंगे। यही पढ़ा था। हमने कहा था कि जब क्रेडिट और डेबिट, इन चारों ट्रांजैक्शन का क्रेडिट और डेबिट बराबर होगा, दैट विल बी बैलेंस ऑन बीओपी। और अगर वो ज्यादा होगा, रिसिप्ट ज्यादा होंगी, तो क्या होगा? सरप्लस बीओपी। और अगर रिसिप्ट कम होंगी तो डेफिसिट बीओपी। ठीक है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था बीओटी। उसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं। बीओटी को छोड़ देते हैं। पहले हमने इकोनॉमिक बीओपी का मीनिंग पढ़ा, बीओपी का, उसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आई। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन 4 तरह की थी। अब उन चारों ट्रांजैक्शन को हमने बीओपी में लिखा, कुछ डेबिट साइड में, कुछ क्रेडिट साइड में। चारों आएंगी डेबिट क्रेडिट में। समझ आ गया? वो इक्वल है तो बैलेंस, ज्यादा है तो सरप्लस, कम है तो डेफिसिट। यहां तक बात समझ आई। फिर हमने पढ़ा बीओपी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बीओपी के? कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हमने पूरा पढ़ लिया था। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है विच रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर। करंट अकाउंट में ये तीनों आती हैं और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन जाती है। समझ रहे हैं? तो बीओपी को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बीओपी के कंपोनेंट्स थे। अब बीओपी के 2 पार्ट बना दिए, एक करंट अकाउंट और एक करंट अकाउंट में कैपिटल वाली छोड़ के बाकी सारी आ जाएंगी और कैपिटल में कैपिटल की आ जाएगी। इसका मतलब सर करंट अकाउंट में 3 आ गई। 3 कौन कौन सी? इसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल, फिर उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर टू और फ्रॉम अब्रॉड, राइट। इसके बाद हमने एक और याद किया था, क्या? इनकम रिसिप्ट और पेमेंट मेड टू और फ्रॉम अब्रॉड, टू और फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हमने पढ़ा था सर इसमें आता क्या है। देखो यहां पे आया गुड्स, यहां पे आया सर्विसेज, यहां पे आया गिफ्ट्स, यहां पे क्या था सर? अगर हमने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया तो वहां से प्रॉफिट या इंटरेस्ट कमाएंगे, वो सब कमाया तो इनकम रिसिप्ट। और अगर बाहर वालों ने यहां आके इन्वेस्ट किया तो पेमेंट मेड। ये सब कहा जाती है करंट अकाउंट। अब इन चारों में पैसा आ भी सकता है और पैसा जा भी सकता है।
अगर पैसा आ रहा है तो किधर लिखा जाएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर पैसा जा रहा है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया तो वो क्या होगा? बैलेंस करंट अकाउंट। और अगर रिसिप्ट ज्यादा है तो सरप्लस करंट अकाउंट, और रिसिप्ट अगर कम है तो डेफिसिट करंट अकाउंट। समझ आ गई बात? यहां तक हमारा हो गया। तो आज हमने पढ़ना है कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट का मैंने आपको मीनिंग बताया था बेटा। अगर हम गवर्नमेंट बजट के हिसाब से देखें, कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है जो किसी देश के रेजिडेंट या गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस लाए, वो सब कहां लिखी जाएंगी? कैपिटल अकाउंट। तो इसकी डेफिनेशन यही थी, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉज अ चेंज इन असेट और लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। यानी कि किसी रेजिडेंट की या गवर्नमेंट की जो भी ट्रांजैक्शन इन दोनों के लिए एसेट या लायबिलिटी में चेंज लाए, वो सब कहां रिकॉर्ड होंगी? कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी कहां चली जाएंगी? करंट अकाउंट में। इज इट ओके? अब इन्होंने कहा कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट है। देखो अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी में चेंज लेके आएगी, गवर्नमेंट या इंडिविजुअल के। सबसे पहला है इन्होंने बोरोइंग और लेंडिंग टू और फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि अब्रॉड से अगर आप बोरो कर रहे हैं तो लिखेंगे बोरो फ्रॉम अब्रॉड, या फिर लेंडिंग टू अब्रॉड। दोनों बातों का मतलब समझ आया? बोरो मतलब आप लोन ले रहे हैं, और लेंडिंग टू अब्रॉड यानी कि पैसा दे रहे हैं। देखो दोनों बातों से, अगर हम बोरो कर रहे हैं तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और अगर हम लेंडिंग कर रहे हैं तो एसेट क्रिएट हो रहा है। यही तो डेफिनेशन थी कि या तो लायबिलिटी या एसेट में चेंज आए तो वो सब कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। पहला पॉइंट समझ आया जी? अच्छा एक बात बताएं, इधर देख के सब बच्चे, हमें पता है कि ये भी एक अकाउंट है तो इसमें भी डेबिट क्रेडिट होने वाला है। रूल वही लगेगा, पैसा आएगा तो क्रेडिट और पैसा जाएगा तो डेबिट। अब सोच के बताएं, अगर मैं बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड कर रहा हूं तो ये डेबिट साइड आएगी क्रेडिट साइड आएगी? डेबिट। सोच के बताएं, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है जी। आपको फोकस किस पे करना है? फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है, इनफ्लो और आउटफ्लो पे फोकस करना है। पैसा आ रहा है तो क्रेडिट और जा रहा है तो डेबिट। तो बोरोइंग फ्रॉम विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड लेंडिंग टू अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ जाए, कैपिटल अकाउंट के लिए एक चीज और लॉजिकली आप सोच सकते हैं, अगर आप बाहर से बोरो कर रहे हैं, बेटा लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, अकाउंट्स के हिसाब से लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। अगर आपको और लॉजिक्स लगाने, लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। और अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आपका एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होता है, आप अकाउंट्स में जानते हैं जी। यस। दूसरा पॉइंट लिखा है इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट किस चीज में हो रही है बेटा? इन्वेस्टमेंट हो रही है, या तो देखो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? या तो फॉरेन कंपनी के शेयर्स ले लेंगे, या फिर फॉरेन कंट्री में कोई एसेट खरीद लेंगे, लाइक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद लेंगे कोई। समझ रहे हैं? तो हम वहां इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। अगर बाहर वाले आके इंडियन कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं या यहां पे आके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब सोच के बताना, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा? बहुत ध्यान से सोचना, पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो किधर लिखेंगे आप? डेबिट साइड। समझ आ गई बात? मेरे कोई कंफ्यूजन? तो जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका तो आउटफ्लो है ना, तो आपके करंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इज इट ओके? इन्वेस्टमेट टू और फ्रॉम अब्रॉड। लास्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मतलब क्या है बेटा? आपको सबको पता है कि हमारे देश में फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखा जाता है जी।
कौन रखता है फॉरेन करेंसी का रिजर्व? आरबीआई। आरबीआई अपने पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व क्यों रखती है? हम सब जानते हैं क्योंकि अपनी करेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए उसके बैकअप में कोई एसेट चाहिए। हमने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा था, और वो बैकअप के लिए जो एसेट रखे जाते हैं, इट कैन बी एनी प्रेशियस मेटल और फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी रखते हैं। अब फॉरेन करेंसी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखती है। यस बेटा, मैं बाद में लिंक करा दूंगा बेटा। जहां पे आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप उसमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी से टाई अप कराना, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है भाई। रेट नहीं बात कर रहा मैं कह रहा हूं हमारी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखती है अपने पास। क्यों रिजर्व रखती है? मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई इंडियन करेंसी है, 100 रुपए का भी नोट है, उस नोट के ऊपर लिखा है गवर्नर ने, आरबीआई गवर्नर ने, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज, जितने का वो नोट है, और नीचे गवर्नर के साइन हुए, राइट। कल को अगर हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है, जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन पे पुराने नोट्स की वैल्यू खत्म हो गई थी, अगर ये करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है जो हमारे पास है, तो जो गवर्नर के साइन हुए हैं वो एक तरह का एग्रीमेंट है कि गवर्नर को हमें पैसे देने पड़ेंगे। वो क्या देगा? या तो वो फॉरेन करेंसी देगा जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, या फिर वो कोई प्रेशियस मेटल देगा। तो बैकअप में गवर्नमेंट अपने पास हमेशा क्या रखती है? रिजर्व। अब इधर सोचेंगे, पॉइंट पे आते हैं। ये तो मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब बताया। अगर गवर्नमेंट या आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा रहा है, तो आप इसे डेबिट साइड लिखेंगे या क्रेडिट साइड लिखेंगे? सोच के बताना। दोबारा बताओगे। फॉरेन करेंसी का रिजर्व सेंट्रल बैंक बढ़ा रहा है, तो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? बेटा आप इकोनॉमी के हिसाब से सोचे, बैंक के हिसाब से मत सोचे। डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड आएगा क्योंकि इकोनॉमी में से पैसा जा रहा है, रिजर्व भी तो बढ़ रहे हैं पर और अगर यही गवर्नमेंट अपने रिजर्व कम करने शुरू कर दे, इसका मतलब पैसा आ रहा है, इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट कैपिटल अकाउंट। इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। पढ़ते हैं एक बार। 3 कंपोनेंट बताया मैंने आपको कैपिटल अकाउंट का। मीनिंग तो क्लियर हो ही गया था सबको। पहला कंपोनेंट बोरोइंग्स एंड लेंडिंग टू और फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब समझ आ गया सबको? अब देखना है क्या लिखते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। इट रिलेट्स टू ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। अब कौन बोरो कर सकता है? चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, एक्सेट्रा, कोई भी बोरो करे। रिसिप्ट ऑफ सच लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर। इन्होंने एक पॉइंट और क्या ऐड कर दिया बेटा, यहां पे क्या कह रहे हैं? रिसिप्ट ऑफ लोन। रिसिप्ट ऑफ लोन, आपने लोन लिया, या फिर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन बाय द फॉरेनर, उसने पहले मेरे से लोन लिया हुआ था, वो चुका रहा है वापसी। दोनों केस में पैसा आएगा। बोथ आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ये लिखा है बाय फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव और क्रेडिट साइड। क्लियर बेटा? जी भैया। इधर देखिए, अब मैं इस पॉइंट में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं बोरोइंग एंड लेंडिंग के हिसाब से अगर पेपर में लिखने बैठा ना तो मैं कुछ भूल जाऊंगा। यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं अर्लियर रीपेमेंट्स, अर्लियर रीपेमेंट ऑफ लोन। अब पुराने लोन चुकाने भी इंक्लूड कर लो इसी पॉइंट में। मैं वहां से बोरो कर रहा हूं इनफ्लो, या फिर वो पुराने लोन चुका रहे हैं, वो भी इनफ्लो विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? लेंडिंग टू अब्रॉड, लेंडिंग टू अब्रॉड और रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन टेकन, या पुराने लोन जो लिए हुए थे उसकी मैं रीपेमेंट करूं, विल बी रिकॉर्डेड ऑन द किस साइड? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि दोनों केस में मेरा पैसा जा रहा है। अगर मैं नया लोन दे रहा हूं उसमें भी पैसा जा रहा है, या फिर पुराना लोन रीपेमेंट कर रहा हूं तब भी पैसा जाएगा। पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू लेंडिंग टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट।
lending abroad or repayment of loan to abroad is recorded on the negative or debit side. Is it okay? ठीक है भैया। आगे समझ सबको? आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड। देखो क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी और रियल एस्टेट इन इंडिया एक्सेट्रा, सच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। किस साइड लिखेंगे आप? पॉजिटिव। ऑब्वियसली। अब देखो बेटा, ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम, आप वहां पे भी जज कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्रेडिट में आएगा, इन्वेस्टमेंट टू डेबिट में आएगा, बट किस चीज में इन्वेस्टमेंट? तो आप समरी जब बनाते तो लिख लेना शेयर्स और ऑब्लिक रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट तो याद रहेगा मेरे हिसाब से, क्या होता है रियल एस्टेट, पता है ना बेटा? प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दोनों चीज में इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेनर्स या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इट इज इनफ्लो एंड रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। देखो, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट, अगर इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्ट कर रहा है इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी और रियल एस्टेट अब्रॉड एक्सेट्रा, सच इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इसको हम किस साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं? डेबिट साइड। ठीक है बेटा? यस, बड़ा लॉजिकल चैप्टर है अगर समझ के चले तो, वरना फिर वही कंफ्यूजन आने वाले। लास्ट पॉइंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने आपको बताया किसके हिसाब से सोचना है? गवर्नमेंट के हिसाब से सोचना है, इकोनॉमी के हिसाब से। पढ़ते देखो क्या लिखा है? द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। कह रहे हैं जो रिजर्व है ये गवर्नमेंट का एक एसेट है जो सेंट्रल बैंक के पास रखा है। ठीक है, रिजर्व तो हमारे एसेट ही होते हैं। Such a change in reserve serve as a financial item in India's BOP। कह रहे हैं अगर इसमें चेंज आता है इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ रहा है। So any withdrawal from reserve are recorded on the credit side and any addition to these reserve are recorded on the debit side. Is it okay? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। बेटा बताएं जरा, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कब आएगा? जब इन तीनों का डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। तो बैलेंस, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, सोच के बताना है, डेबिट साइड ज्यादा है तो ये क्या आएगा? डेफिसिट। वेरी गुड, क्योंकि डेबिट साइड में आउटफ्लो ज्यादा होगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी इट विल बी अ सरप्लस। पढ़ते हैं। द ट्रांजेक्शन which leads to inflow of foreign exchange, ब्रैकेट छोड़ देना, which leads to inflow of foreign exchange are recorded on the credit side or positive side of the capital account। समझ आ गई बात ये लाइन? Similarly, the transaction which leads to outflow of foreign exchange are recorded on the debit side, that is negative side। The net value of credit and debit balance is balance on capital account। कोई प्रॉब्लम बेटा? आगे आए, सरप्लस कब आता है कैपिटल अकाउंट में? सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट अराइजेस व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स एंड डेफिसिट अकर्स व्हेन डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स। इज इट ओके? यस सर। इधर देखेंगे बेटा, अब मैं जो ब्रैकेट में लिखा था मैं इसको 2 मिनट के लिए इरेज कर रहा हूं, आप याद रखेंगे इसको। जो बच्चे बोल रहे हैं प्लीज वीडियो रेफर करो बेटा, होल्ड करने के लिए दिमाग में डेटा को। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, राइट? ये कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। अब आप ही बताएंगे डेबिट साइड में पहले वाले में से क्या आएगा? बोरोइंग या लेंडिंग? लेंडिंग अब्रॉड, क्योंकि इसमें पैसा जा रहा है। और क्रेडिट साइड में प्रीवियस इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड। डेबिट में क्या आएगा? टू अब्रॉड, और इधर आएगा रिजर्व। जब बढ़ेंगे या कम होंगे? डेबिट में कब आएगा? बढ़ेंगे। जब ये बढ़ेगा और जब ये घटेगा। देखो ये टेबल बनी हुई है नेक्स्ट पेज पे, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। समझ आ गई बात जी? कोई प्रॉब्लम इस टेबल में? आगे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इधर देखेंगे बेटा, ये यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, ये रहा करंट अकाउंट और ये रहा कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही तो बताना है। पहला पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी।
बेटा पहली बात तो दोनों इफेक्ट करेंगे इकोनॉमी को जी। पर ये किसको इफेक्ट करेगा? सिर्फ करंट ट्रांजैक्शन को, और ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को। ये करंट ट्रांजैक्शन को नहीं, ये लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करता है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी से इमीडिएट हमें कोई इफेक्ट नहीं होता, पर लॉन्ग रन में फर्क पड़ता है। देखो क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ब्रिंग चेंज इन द करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। कैपिटल ट्रांजैक्शन ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट बताओ। इधर देखिए बेटा, इन दोनों में से कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है? स्टॉक क्या होता है? जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो सके। फ्लो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बीच में ये आएगा या ये आएगा। करंट आएगा। फ्लो जो है एक समय के दौरान में रहेगा, क्योंकि गुड्स का आना जाना एक दिन पे नहीं मेजर हो सकता, वो तो एक महीने में पता लगेगा ना कितने गुड्स गए कितने गुड्स आए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। पर क्या मशीनें या लोन आप एक दिन का निकाल सकते हैं कि आज के कितना लोन है? यस, वी कैन कैलकुलेट। तभी तो वो किस में आएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक। बेटा मशीनों का एक दिन का स्टॉक निकाला जा सकता है, सेल एक दिन की नहीं निकालते हम। सेल अगर ढंग से मेजर करनी है तो एक महीने या 3 महीने या एक साल का समय लेते हैं। तो इसमें हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट आता है, एंड दिस इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं करंट अकाउंट। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स ऑफ फ्लो नेचर, और उधर कैपिटल। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स एक्सप्रेसिंग अ चेंज इन स्टॉक। फिर इसके बाद इन तीनों के कंपोनेंट्स। बेटा ये रहे इसके 4 कंपोनेंट और ये रहे इसके 3 कंपोनेंट। ठीक है, यहां तक का हमारा टॉपिक कवर हो गया, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।